हे एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक हमारे तरफ से इनिशिएटिव है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिटेल्ड वे में कवर करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे हम जानेंगे इकोनॉमिक्स को सीक्वेंस से, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में हो, आप क्लास 9th में, आपको जैसा पता होगा हम लोग की जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत है वो क्लास 9 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि 9 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड वे में कवर किया जाए विद द प्रॉपर एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस। प्लस अगर आप यूजी प्रोग्राम से बिलोंग कर रहे हो, आप पीजी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, अगर आप आने वाले दिनों में एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, आप गेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहते हो, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट परस्यू करने के लिए सोच रहे हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो फटाफट से चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में, जैसा आप सभी को पता होगा, हम लोग क्लास 9th के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। आप सभी को पता है 9th से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो जाती है, और हमें जो इकोनॉमिक्स की फील है बेसिकली यहीं से देखने को मिलता है, और जो कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में प्रीवियसली भी चर्चा किया है। आखिर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है और इकोनॉमिक्स में पढ़ा क्या जाता है, और बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम किन चीज़ों के बारे में समझ रहे होते हैं। तो आज भी मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं, जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो ग्रीक वर्ड आपका क्या है, इकोनोमिया, ठीक है, और इकोनोमिया जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, इकोनॉमोस, और अगर आप ग्रीक वर्ड की बात करोगे तो उसे हम कहते हैं ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। और आज के सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट को डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या है, ओवरव्यू है। इसका पर्पस क्या है स्टोरी का, तो बेसिकली इस स्टोरी का जो पर्पस हमारे सामने रहने वाला है वो है टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ बातों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ पे सबसे पहले लिया गया है एक हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर। अगर आपको हाइपोथेटिकल का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसा रियलिटी में कोई विलेज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, ऐसे विलेज के बारे में कल्पना की है, इमेजिन किया है कि ऐसी कोई विलेज है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। और वहाँ की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है पालमपुर विलेज की, वो है वहाँ की फार्मिंग, खेती वहाँ की मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। इसके अलावा, खेती के अलावा जो डेयरी होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे वहाँ पे होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं वो फार्मिंग में ही क्या है, इंडल्ज है, और उसके अलावा कुछ लोग क्या है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जो केवल लिमिटेड स्केल में मौजूद है, जहाँ पे लिमिटेशंस में ही बिल्कुल काम होती है, ठीक है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और ये जो सारी प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब तरह तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन एफर्ट जो हम लोग हमारा जो लेबर सेल कर रहे होते हैं मार्केट में, मनी एट्सेट्रा।
We will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. और इस टॉपिक के जरिए हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन तमाम तरह के रिसोर्सेज आपस में कंबाइंड होकर वैसे गुड्स या सर्विसेज का निर्माण करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है या फिर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है विलेज पालमपुर की। ठीक है, पालमपुर जो विलेज है वो वेल कनेक्टेड है, किसके साथ? अपनी नेबरिंग विलेजेस के साथ, यानी कि अपने पड़ोसी गांव के साथ और शहर के साथ में। बात समझ में आ गई? मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज। बोगीज कहने का मतलब वुडन कार्ट जो बफेलो के द्वारा रन किया जाता है, लोडेड विद जैगरी। जैगरी आप सभी जानते होंगे, गुड़ जो शुगर कैन से बनती है, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो आप देख पा रहे होंगे जो कि विलेज पालमपुर है वो अपने पड़ोसी गांव और शहर के साथ क्या है, वो लगी हुई है, वो कनेक्टेड है। और आप वहां पे तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को विजिबली ग्राउंड पे देख सकते हो। इसमें से बुलॉक कार्ट्स है, वुडन कार्ट्स है, बोगीज है, टोंगास है। ठीक है, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल्स हो, जीप्स हो, ट्रैक्टर्स हो, इन तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। विलेज में कितनी फैमिली रहती है? 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। जो 450 फैमिली वहाँ पे रहती है वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। दी 80 अपर कास्ट फैमिली ओन दी मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। 450 में से 80 वैसी फैमिली है जो अपर कास्ट से बिलोंग करती है और जिनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंड मौजूद होता है, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन मौजूद होती है। ठीक है, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनके जो घर बने होते हैं वो बने होते हैं ईंट के, सीमेंट के, यानी कि वो क्या होते हैं, पक्का हाउस होते हैं। हमने पढ़ा है बचपन में, कच्चा हाउस पक्का हाउस। तो वैसे व्यक्ति जो कि 80 फैमिलीज़ हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो घर बनी होती है वो प्रॉपरली बनी होती है ईंट और सीमेंट की। द SCs दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, जो दलित कैटेगरी से आते हैं, जो कि 1/3 पॉपुलेशन है ना, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। और वो गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं, किसी कोने में, इन मच स्मॉलर हाउसेस। और उनके घर कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे से होते हैं। सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। और आप समझ सकते हो वो घास फूस, जो स्ट्रॉ आप देखते हो ना, मतलब कि जो मिट्टी, मड का मतलब है मिट्टी बताया जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाओगे तो 1/3 ऑफ 450 कहने का मतलब क्या है। अब इस तरीके से वहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो चीज़ों को और फिर आप निकाल सकते हो क्या, कि लगभग 150 फैमिलीज जो है वो जो दलित कैटेगरी से आती है और जिनका जो घर है वो मड यानी कि मिट्टी और स्ट्रॉ का बना हुआ होता है। लेकिन जो 80 फैमिलीज को आपने जो देखा, अभी समझा, उनके घर जो होते हैं वो पक्का हाउस होते हैं ना, सीमेंट और ईंट की बनी होती है। मोस्ट ऑफ दी हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। और वहाँ के गांव में अधिकतर घरों में क्या देखा गया है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस देखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल दी ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। और जो बिजली है वो क्या काम करती है, जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, यानी कि जो आप पानी निकालते हो वो उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में काम आती है। एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। और जितने भी तरह के छोटे मोटे बिजनेसेस हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, बहुत तरीके से मदद पहुँचाती है उन बिजनेसेस को रन करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। एक वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है सॉरी, जो गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे मरीजों की इलाज करवाई जाती है ना। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अब एक बात को समझिए, इस तरीके से जो अभी तक हमने डिस्क्रिप्शन जाना है विलेज पालमपुर के बारे में, तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि विलेज पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और आप यहाँ से कंपेयर करो कि आपके आसपास भी ये सारी सुविधाएं मौजूद है या फिर नहीं है। NCERT हमें कहता है, आप भी इमेजिन करके देखिए,
इन तमाम तरह की चीज़ें आपके आसपास आपके नेबर पड़ोस गांव में मौजूद है या फिर नहीं है, या फिर आपके गांव में किन चीज़ों की कमी है। बात समझ में आ रही है? जब तक आप इकोनॉमिक्स को फील नहीं करते तब तक आप इकोनॉमिक्स से कनेक्ट अपने आप को महसूस नहीं करोगे, है ना। इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी है जो यहाँ पे बताया जा रहा है वैसा सिनेरियो माइंड में क्रिएट कीजिए, तब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को आने वाले सेशन में डिकोड कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भारत जो है नेशन है वो कैसा नेशन है, वो एग्रीकल्चरल नेशन है ना, एग्रीकल्चरल नेशन है। और मैं आपको एडिशनल एक और जानकारी दे देता हूँ क्या, कि भारत में लगभग ठीक है, भारत में लगभग 50 से 55% जो लोग हैं वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। कहने का मतलब एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में ही क्या है, वो काम कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। बट स्टिल यहाँ से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है वो महज 16 से 17% का ही है। तो आप सोचोगे कितना बड़ा डिफरेंस है। 50 से 55% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे आउटपुट में, हमारे जीडीपी में, हमारे नेशनल इनकम में, वो महज 16 से 17% ही है। और आने वाले सेशन में इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्यों 50 से 55% लोग रोजगार करने के बावजूद भी उनका कंट्रीब्यूशन इतना कम होता है हमारे जीडीपी में। और अगर मैं यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक और दूँ, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। और ये इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, जहाँ पे लोग आपको दिखेंगे कि खेत में काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो नल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है बेसिकली। इस कारण से उनका जो आउटपुट है वो हमें हमारी जीडीपी में देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा जानकारी अभी के हिसाब से, जो कि हमें एक सीक्वेंस में पैटर्न को फॉलो करना है। इसके लिए अभी के लिए इतना ये चीज़ काफ़ी है। अभी एक बात को समझिए, हमारे भारत देश में जो फार्मिंग है वो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एक्टिविटी है, एक मेन एक्टिविटी है, ठीक है, जो खेती बाड़ी होती है। क्योंकि भारत क्या है, एक एग्रीकल्चरल नेशन है। और हम एग्रीकल्चरल नेशन इसीलिए कह रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अभी भी भारत में 50 से 55% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही शामिल होते हैं, ठीक है। दी अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है उसे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। कभी कभी आपसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या आ गए, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है प्रोडक्शन की, उन चीज़ों का निर्माण करना, उन सर्विसेज का निर्माण करना जिसकी ज़रूरत हमें होती है, या फिर जिसके लिए हम डिमांड करते हैं मार्केट में कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसका इस्तेमाल करके हम गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पे पहला है आपका लैंड, और लैंड से काफ़ी लोग समझ लेते हैं क्या, ज़मीन का एक टुकड़ा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है जितनी भी तरह की रिसोर्सेज हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है वो तमाम चीज़ें लैंड के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब है आपकी सॉइल, आपके एयर, ये सारा कुछ, आपके पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुई है वो तमाम चीज़ें लैंड के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके अलावा आपका लेबर हो गया सेकंड। देन आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कहने का मतलब फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए,
फिक्स्ड कैपिटल कहने का मतलब है वैसा कैपिटल, वैसा एसेट जो फिक्स्ड होता है। उदाहरण के तौर पे आपने क्या किया, आपने एक ट्रैक्टर परचेज कर लिया। अगर आपको खेती करनी है तो, अगर आप एक किसान हो, आपने क्या किया, एक ट्रैक्टर परचेज कर लिया। तो जो ट्रैक्टर है वो क्या है आपका, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। लेकिन इस ट्रैक्टर को लगातार रन करने के लिए, इसका इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पेट्रोल या फिर डीजल की। तो जो पेट्रोल या फिर डीजल के लिए आप डेली बेसिस पे खर्च कर रहे होगे, यानी कि अपने फिक्स्ड कैपिटल को, यानी कि अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए, खेती बाड़ी को रन करने के लिए जो आपको डेली के एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं, उसके लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है वो कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल। इस बात को ध्यान रखना। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में भी कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल वैसा कैपिटल होता है जो आपने एक बार परचेज कर लिया, वो एक ही बार आप उसके लिए पे कर रहे होते हो और वो चीज़ें आपके पास आ जाती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल वैसा एक्सपेंस को कहते हैं जो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस होता है, यानी कि अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए जो आप डेली बेसिस पे एक्सपेंस कर रहे होते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपने किसी जगह पे अपना दुकान डाला है तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, आपके जो लेबर के जो डेली की वेजेस या फिर सैलरी होती है, इन तमाम तरह की चीज़ें कहाँ के आती हैं, वो वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में आप एंटरप्रेन्योर्स को भी ले सकते हो जो रिस्क लेते हैं, है ना, जो आइडियाज़ जनरेट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का अगर आपके पास है तो आप प्रोडक्शन करने के लिए इन सारी चीज़ों की आप डिमांड करते हो, क्योंकि इनकी ही रिक्वायरमेंट होती है और इनके अलावा आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेबर को हायर करने पड़ेंगे। लेबर को हायर करोगे तो आप उसको वेजेस या फिर सैलरी देते हो। आपको मशीनरी परचेज करनी पड़ती है जिसे आप फिक्स्ड कैपिटल कर रहे हो। आपको मशीनरी को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल में जाता है। और उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल यानी कि वो सारे लेबरर्स, वो एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे लोग, ठीक है। और इनके मदद से ही आप फर्दर प्रोडक्शन कर पाते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में अब यहाँ से जर्नी शुरुआत होती है फार्मिंग की। अब जैसे कि हमने जाना कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है, और भारत में ही एक गांव है कौन, विलेज ऑफ पालमपुर, ठीक है। जो विलेज है पालमपुर, वहाँ पे क्या है, वहाँ फार्मिंग भी अब वहाँ की मेन एक्टिविटी है। तो अब देखो हमें पता है क्या, लैंड इज़ फिक्स्ड। अब लैंड को अगर यहाँ पे ज़मीन की टुकड़ी मान रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, तो आप उसे बढ़ा या घटा नहीं सकते। लैंड जो ज़मीन की टुकड़ी होती है वो फिक्स्ड है, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि जो 75% जो लोग हैं, आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो आसान शब्दों में क्या, मान लो अगर 100 लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनमें से 75% कहने का मतलब क्या है, जो 100 में से 75 पर्सनस है, जो 75 फैमिलीज होगी, वो क्या होगी, वो पूरी की पूरी डिपेंड करेगी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे। बात समझ में आ रही है। अपने लाइवलीहुड को रन करने के लिए दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, या तो वो फार्मर हो सकते हैं या फिर वो फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। अब आप पूछोगे फार्मर्स और फार्म लेबरर्स में क्या डिफरेंस है, तो एक बात को समझिए। जो किसान है बेसिकली अपने खेत में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो फार्मर्स है। लेकिन जो किसान जिनके पास अपना लैंड नहीं होता खुद का, या होता भी है तो बहुत छोटी सी टुकड़ी होती है जहाँ पे खेती बाड़ी करके वो अपना गुजारा नहीं कर सकते, इसीलिए वो दूसरे के खेत में जाकर काम कर रहे होते हैं, जिनके बदले उन्हें पैसा दिया जाता है, या फिर कभी कभी उन्हें उन जो वो सामान को उगा रहे होते हैं, गुड्स को, उनको बदले में वो दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वो चावल की खेती कर रहे हैं तो उनको बदले में चावल दे दिया जाता है अपने लेबर के बदले में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फार्म लेबरर्स वैसे लेबरर्स होते हैं जो दूसरे के फार्म पे जाके क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन दी फार्म्स। मतलब उनका जो वेलबींग है, उनकी जो मतलब आप कह सकते हो ना, उनका जो कल्याण होगा वो डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्शन कैसा कर रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज बेसिक कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट कहने का मतलब क्या है, रुकावट। अब रिस्ट्रिक्शन समझ सकते हो इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन।
फार्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक रुकावट है, एक कॉन्स्टेंट है। क्या? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड का एरिया है आपका वो क्या है? वो प्रैक्टिकली तो फिक्स्ड है, और आप उसी फिक्स्ड एरिया में किस तरीके से कल्टीवेशन को बढ़ाओगे, यानी कि आप प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाओगे जब लैंड का एरिया क्या है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से पालमपुर में लैंड एरिया का कल्टीवेशन वहाँ पर एक्सटेंशन देखने को नहीं मिला, यानी कि लैंड में बढ़ोतरी नहीं आई है ना। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. उस समय तक कुछ जो वेस्ट लैंड थे, कहने का मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, उसे कन्वर्ट किया गया है कल्टीवेबल लैंड। कहने का मतलब क्या? जहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, जहाँ पे प्रोडक्शन हो सके चीज़ों का, ठीक है, तो उसको बदला गया है। एक तरीके से समझ सकते हो आप। क्या? एक ज़मीन वैसे ही बंजर पड़ी थी, उसे फर्टाइल बनाया गया है ताकि वो कल्टीवेशन वहाँ पे हो सके बेसिकली, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। और वहाँ पे कोई फर्दर स्कोप नहीं दिख रहा ताकि आप फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सको नए लैंड को एक्वायर करके, है ना। इसके अलावा कोई स्कोप वहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनसीईआरटी में, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो या फिर डिफरेंट तरह की चीज़ों को आप प्रोड्यूस कर सकते हो सेम लैंड पे? मतलब एक ही लैंड पे, कहने का मतलब क्या है कि आप गेहूं भी उगा रहे हो और कुछ समय के बाद हो सकता है वहाँ पे प्याज भी उगा रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना लैंड वहाँ मौजूद था पालमपुर में वो सारा कल्टीवेशन के अंतर्गत है और कोई भी लैंड खाली पड़ा हुआ नहीं है। जो वेस्टलैंड थे उसे भी कन्वर्ट कर दिया गया था इसमें कल्टीवेबल लैंड में, इसीलिए अभी कुछ खाली पड़ा नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खारीफ, रेनी सीजन कहने का मतलब क्या? खारीफ, फार्मर ग्रोज ज्वार एंड बाजरा। तो रेनी सीजन में क्या करते हैं किसान वहाँ पे ज्वार और बाजरा की क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब कि वो बोते हैं उसको, ठीक है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड। और इन सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपने कैटल से, यानी कि अपने बफेलो से होंगे, ऑक्सेस होंगे, भेड़ बकरियाँ होंगी, उनको फीड करने में, उन्हें खिलाने में। क्या? बाजरा या फिर ज्वार, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखो ज्वार बाजरा के अलावा, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है? पोटैटो का भी कल्टीवेशन किया जाता है। कब? अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में, यानी कि इन 3 महीनों के दौरान जो तीसरा क्रॉप का आपने नाम सुना वो क्या है आपका? है वो पोटैटो, ठीक है। इन द विंटर सीजन, अब विंटर सीजन आ गया। रेनी सीजन कौन था आपका? खारीफ, जहाँ पे वो क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे किन चीज़ों को? ज्वार एंड बाजरा को। और जो तीसरा आपको देखने को मिलता था अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में, वो क्या था? वो पोटैटो था। लेकिन जब सीजन आता है विंटर का, यानी कि जब राबी सीजन आता है, फील्ड्स आर सोन विथ वीट। सोन का मतलब होता है बोना। यहाँ से आप अपने वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करोगे ताकि इकोनॉमिक्स को फर्दर पढ़ने में अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी आती है तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से भली बात ही समझ रहे होगे, ठीक है। चलिए, फील्ड्स आर सोन विथ वीट। जब विंटर सीजन आता है तो वहाँ पे वीट को वहाँ पे बोया जाता है ना, गेहूँ की बात हो रही है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। अब एक बात को समझो, जब फार्मर्स क्या करते हैं विंटर सीजन में गेहूं बोते हैं, तो जब गेहूं को वो क्या करते हैं फर्दर रीप करते होंगे, जब वो पक जाता होगा तो उसके बाद वो क्या करते हैं बेसिकली वो अपना हिस्सा रख लेते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए। और जो अपने कंजम्पशन के बाद जो हिस्सा बच जाता है वो उनके लिए क्या है? वो जो हिस्सा एक्स्ट्रा हिस्सा होता है वो उनके लिए क्या है? सरप्लस है, ठीक है, जिसे वो फर्दर जाकर मार्केट में सेल करके पैसा अर्न करते हैं। बात समझ में आ गई? और वो कहाँ जाकर बेचते हैं? ध्यान रखिएगा, वो रायगंज में जाके बेचते हैं, जो उनका पड़ोसी क्या है? विलेज है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन। और कुछ जो पार्ट है आपका कल्टिवेबल लैंड एरिया का वो शुगर कैन के लिए भी डिवोट किया गया है। जहाँ से आप क्या कर रहे थे? आप वहाँ से शुगर, यानी कि जो आपने गुड़ वगैरह जो निकाला, जैगरी जिसे बोलते हैं, तो आपने कुछ हिस्सा रख रखा है शुगर कैन के लिए भी,
ठीक है, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल में एक बार हार्वेस्ट आप करते हो। सुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब देखो ट्रेडर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन। तो जो जैगरी वगैरह निकालते हो शुगर कैन से, जो गुड़ वगैरह निकालते हो, वो आप किसे सेल कर देते हो, बिजनेसमैन को। और वो बिजनेसमैन कहाँ के रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं शाहपुर के। तो यहाँ पे एक बात को समझिए, हमने अभी तक 3 गांव के बारे में चर्चा कर लिया है ना। पहला तो पालमपुर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, दूसरा क्या है, रायगंज। रायगंज में आप क्या सेल करते हो, अपने सरप्लस वीट को, ठीक है। और तीसरा जो आपने जो थोड़ा हिस्सा रखा था शुगर कैन के लिए, जो आप हर एक साल में थोड़ा बहुत हार्वेस्ट कर रहे हो बेसिकली, लेकिन हर साल कर रहे हो एक बार, तो वो क्या करते हो, आप ट्रेडर्स को सेल कर देते हो। यानी कि वो ट्रेडर्स कहाँ के हैं, वो है शाहपुर के, ठीक है। चलिए, the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। और जो पालमपुर के जो किसान हैं वो एक ही साल में 3 डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को उगा पा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। यानी कि वहाँ पे जो इरिगेशन करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश की गई है। इसी कारण से किसान मल्टीपल तरह के क्रॉप को उगा पा रहे हैं। और एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 ईयर में मल्टीपल तरह के क्रॉप को उगा पा रहे होते हो तो हम उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और जो बिजली की भी जो मौजूदगी थी वो बहुत जल्दी पालमपुर में आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। कहने का मतलब क्या है, जो पहले ट्यूबवेल्स यानी कि जो हाथ से लोग खींचते होंगे पानी निकालने के लिए कुएं में से, अब बेसिकली वहाँ पे मशीनरी का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इंसान की तुलना में मशीनरी ज़्यादा तेज़ गति से काम कर पाएगी, इसके कारण से आप बहुत जल्दी क्या कर पाओगे, अपने काम को भी आसानी से कर पाओगे, है ना। Persian wheels were till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। उसके पहले जब बिजली नहीं थी तो पर्शियन व्हील्स, एक चक्के जैसे जो मशीनरी होती थी, आपने देखा भी होगा कई फिल्मों में, जो कुओं में लगा रहता था और वहाँ पे रस्सी बंधी होती थी और लोग वहाँ से पानी निकाल रहे होते थे बाल्टी भर भर के। लेकिन जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी हुई, फिर लोग क्या करने लगे, ट्यूबवेल्स का निर्माण करने लगे, है ना। इलेक्ट्रिकली जो रन करता था, जो बिजली से चलती थी, इसके कारण से पानी निकालना और आसान हो गया और लोगों की एफिशिएंसी भी बढ़ गई, है ना, इरिगेट करने की। मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, और वो बड़े एरिया ऑफ लैंड को भी इफेक्टिवली क्या कर पाते थे, इरिगेट कर पाते थे। दी फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआती में तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, इन ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल किया गया गाँव में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे उन्होंने भी क्या किया, अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स को स्टार्ट कर दिया सेटअप करना, है ना। मतलब धीरे धीरे सारे घरों में भी वैसे ट्यूबवेल्स, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्होंने अपना पर्सनली क्या किया, अपना ट्यूबवेल सेटअप करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट बाई मिड 1970s, और देखते ही देखते मतलब 1970s के मिड में द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। और जो इंटायर जो कल्टिवेटेड एरिया था, कितना, 200 हेक्टेयर का, वो क्या हो गया, वो पूरे तरीके से इरीगेटेड हो गया इलेक्ट्रिसिटी के मौजूदगी होने के कारण। चलिए, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप सेम लैंड पे ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर ईयर में मल्टीपल तरह की क्रॉपिंग करते हो तो आप उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हो। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, और पालमपुर में जितने भी फार्मर्स थे वो कम से कम 2 क्रॉप्स को तो उगाते ही उगाते थे। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ 3rd क्रॉप, और जैसा हमने देखा भी था 3rd क्रॉप के तौर पे वो क्या कर रहे थे, वो पोटैटो को क्या करते थे, उगाते थे इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, और पिछले 15-20 सालों से वो ऐसा करते आ रहे हैं। टिल द मिड 1960s, मतलब कि 1960s के मध्य तक, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वाज ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो एल्ड्स। अब देखो एल्ड्स कहने का मतलब क्या है, मैं बेसिकली आपके वो कैब को भी इम्प्रूव करता चला जाऊंगा। एल्ड्स कहने का मतलब होता है आउटपुट, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एल्ड का मतलब होता है आपका आउटपुट। अब एक बात को समझो,
1960 के मध्य तक जो सीड्स का मतलब जो बीज का जो उपयोग किया जा रहा था वो ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या, पुराने ज़माने के, जो प्राचीन आप बात करते हो, एंशियंट आप बात करते हो बेसिकली, तो वो पुराने ज़माने के सीड्स थे जिनकी वजह से आपको लो एल्ड्स मिलता था देखने को, लो आउटपुट मिलते थे, है ना। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, बट एक खासियत थी उनमें, उनको लेस इरिगेशन चाहिए होती थी। फार्मर्स क्या यूज करते थे इरिगेट करने के लिए, बेसिकली काउ डंग, जो आप गोबर कहते हो, ठीक है, एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसा आपने सुना भी होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो क्या करते हैं, पहले आप मान लो कि 1 हेक्टेयर लैंड से 100 टन्स मतलब वीट को आप उगा रहे होगे, लेकिन जो कि आपने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके कारण से तेजी आ जाती है प्रोडक्टिविटी में, और आप अब 200 मतलब क्या कर रहे हो, टन्स ऑफ वीट को क्या कर पा रहे हो, उगा पा रहे हो, है ना, इस फर्टिलाइजर्स की मदद से। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल। अब देखो रीडली अवेलेबल का मतलब क्या होता है, जो आपके पास इंस्टेंटली अवेलेबल हो, है ना, इंस्टेंटली अवेलेबल हो, यानी कि आपको जब मर्जी कहे आप उसको अवेलेबल करवा सकते हो अपने पास में, इंस्टेंट, क्विक। बात समझ में आ गई। तो ये सारे जो चीज़ें थी, जो मैन्यूअर था, जो काउ डंग था, वो लोगों के पास ईजिली अवेलेबल था, वैसे लोग भी उसको अफोर्ड कर पाते थे जो वैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को परचेज नहीं कर पाते थे, या फिर उनके पास उतनी पैसे नहीं होती थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वो आसानी से अवेलेबल करवा पाते थे अपने पास में। द रीज़न बीइंग दैट ये काफ़ी ज़्यादा क्विकली अवेलेबल था उनके पास में, जैसे कि काउ डंग, है ना, लोग अपने पास कैटल को पाल के रखते ही थे, और काउ डंग का होना तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था, और उसका वो इस्तेमाल करते थे एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ठीक है। चलिए अब देखो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है भाई? द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties, that is HYV of seeds। अब मैं यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूँगा और आपको मैं एक एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और आपसे पूछा जाए वर्ल्ड के तौर पे, है ना, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, है ना, बोरलॉग, ठीक है, 1960s में, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या कि फादर ऑफ मॉडर्न ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछा जाता है, तो आप नाम याद रखोगे क्या? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये आपके लिए एक एडिशनल जानकारी थी। हालांकि 9th के स्टूडेंट को तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। और अगर 9th वाले स्टूडेंट भी जान रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है ना, उनको एक एडिशनल जानकारी भी पता चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की बात कर रहे हो, यहाँ पे जो फोकस किया गया वो किया गया HYV सीड्स के ऊपर, यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स। और मैंने यील्ड का मतलब बताया है क्या? आउटपुट, यानी कि हाई आउटपुट वाले सीड्स, हाई आउटपुट जो वैरायटी वाले सीड्स होंगे वो, तो कहने का मतलब ये वैसे सीड्स होते थे जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते थे। तो ऑब्वियस सी बात है ये केमिकली डिज़ाइंड होंगे, है ना, इनके पीछे केमिकली डिज़ाइन किया गया होगा इसको। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant। यानी कि सिंगल प्लांट, सिंगल एरिया ऑफ लैंड पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पहले की तुलना में जो आप ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी तुलना में अगर आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हो तो आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले की तुलना में आप फूड ग्रेन्स को ज़्यादा उगा पाओगे, है ना, किसकी मदद से? HYV सीड्स की मदद से। लेकिन इसके लिए आपको पहले की तुलना में ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें केमिकली डिज़ाइंड है, इसीलिए आपसे ज़्यादा डिमांड भी करेगी। डिमांड क्या करेगी? आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल में आपको कम लग रहा था, HYV का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको प्लांटेशन करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स।
और इसके अलावा आपको फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, जो आप पहले जो यूज़ कर रहे थे, जो काउ डंग यूज़ कर रहे थे, मैनुअर यूज़ कर रहे थे, उनकी तुलना में पहले से ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे होगे तो। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 per hectare। ठीक है, जो आपका जो पालमपुर में जो यील्ड था, मतलब जो आउटपुट था वीट का फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी, जो आप ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी वजह से 1300 केजी पर हेक्टेयर था। आप 1300 केजी पर हेक्टेयर का क्या कर पा रहे थे, ग्रो कर पा रहे थे विथ HYV सीड्स। HYV सीड्स के इस्तेमाल करने से द यील्ड वेंट अप टू 3200 पर केजी हेक्टेयर नाउ। अब देखो कितना ज़्यादा, लगभग 3 गुना, है ना, आप कह सकते हो क्या, लगभग 3 गुना ज़्यादा, 2.5 से 3 गुना ज़्यादा आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर पा रहे हो उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, और इस कारण से बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला फार्मर्स को वीट के प्रोडक्शन में, यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन में फार्मर्स को HYV सीड्स का इस्तेमाल करने के बाद लार्ज प्रोडक्शन देखने को मिला, है ना। Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets। अब पहले की तुलना में उनके पास ज़्यादा सरप्लस बच रहा था, जिसे वो मार्केट में सेल करके पहले से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते थे। ठीक है, विल द लैंड सस्टेन। अब तीसरा सवाल जो आपसे NCERT पूछती है, तो हमने क्या किया, हमने पहले ट्रेडिशनल मेथड को अपनाया, फिर हमने मॉडर्न मेथड को अपनाया, लेकिन क्या इस तरीके की प्रैक्टिसेस करने की वजह से हमारा जो लैंड है वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है सवाल आपसे, ठीक है, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। जैसा कि हमें पता है कि लैंड हमें नेचर के द्वारा प्राप्त किया है हमने, तो हमारा भी फर्ज बनता है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, उसका देखभाल करना बेसिकली। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। और साइंटिफिक स्टडी हमें ये बताती है हमने बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है, बहुत ओवर यूज कर लिया है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लैंड का। ठीक है, इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब एक बात को समझो, बहुत सारे रिसर्च ने ये भी दावा किया है जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जो HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से फार्मर्स पहले की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन कर पा रहे थे सेम पीस ऑफ लैंड पे। उसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिला है, क्या, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी कहने का मतलब होता है उपजाऊ, है ना। आपकी जो लैंड है वो कितना ज़्यादा उपजाऊ है बेसिकली, तो उसकी जो अहमियत होती है वो क्या होती है, उसकी जो पोटेंशियल होती है, क्षमता जो होती है, वो कमना शुरू हो जाती है बेसिकली। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। और जैसा हमने जाना था, अगर आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हो तो पहले की तुलना में आपको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से जब ग्राउंड लेवल वाटर का जो होता है वो भी ख़त्म होना शुरू होने लगा, रिड्यूस होना शुरू होने लगा। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर द ईयर्स। और हमें पता है जो कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, इसे बनने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। इवन भले ही वो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त किया है हमने, लेकिन नेचर ने भी इसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया है। ये एक दिन में बनने वाली चीज़ें नहीं होती। अगर हम इन चीज़ों का लगातार इस्तेमाल करने लगेंगे, ओवर यूज करने लगेंगे, तो हम सारे के लैंड को क्या करेंगे, फर्टिलिटी ख़त्म कर देंगे अपने सॉइल की। बात समझ में आ रही है, हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और नीचे चला जाएगा और हमारे तरफ पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। और अगर एक बार हमने इन सारे चीज़ों को बर्बाद कर दिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसे फिर से प्राप्त करना। ठीक है, देयरफॉर वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर।
और इसीलिए हमें इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बची रहे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, अगर हम वैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाए रखना चाहते हैं, तो वैसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है आप डेवलपमेंट इस तरीके से कर रहे होते हो ताकि आप उन चीज़ों को उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हो ताकि भविष्य में आने वाले जनरेशन भी उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, वैसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देखिए, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसानों के बीच में पालमपुर गांव में। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अब देखो क्या कहा गया है? 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, यानी कि लगभग जो 150 फैमिलीज है वो क्या है? लैंडलेस है, जिनके पास खुद की लैंड नहीं है। मोस्ट ऑफ देम क्या है? दलित्स है, जो लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। और जो बचे हैं ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स। और उनमें से जो बची हुई फैमिली रह गई 450 में से पहले तो हमने क्या किया? 150 वैसी फैमिली है जिनके पास लैंड ही नहीं है, यानी कि टोटल अब कितने बचे? 300 फैमिली बची। और 300 फैमिली में से भी जो 240 फैमिली है उनके पास बहुत छोटा एरिया है लैंड का, 2 हेक्टेयर से भी कम का। बात समझ में आ रही है? कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और उतने छोटे एरिया पे कल्टीवेशन करने की वजह से उनके पास पर्याप्त मात्रा में इनकम जनरेट नहीं होता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने फैमिली की मदद कर सके या फिर अपने लाइवलीहुड को, अपने रोज़मर्रा के जीवन को अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, चलिए। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। लैंड के बाद हमने देखा था जो लेबर था आपका वो नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। और यहाँ से आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी समझा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने अभी सीखा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे? 4 थे ना। पहला था आपका लैंड, दूसरा था आपका लेबर, है ना, लेबर। तीसरा था आपका कैपिटल, कैपिटल में हमने देखा क्या? फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। एंड फोर्थ आपका ह्यूमन कैपिटल, दैट इज एंटरप्रेन्योर, है ना, एंटरप्रेन्योर। ये थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है वो आता है आपका लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। और फार्मिंग करने के लिए भी, खेती बाड़ी करने के लिए भी आपको फार्मर्स की ज़रूरत होगी ना, वही तो लेबरर्स होंगे एट द एंड। हमने पढ़ा था अभी, फार्म लेबरर्स, जो जाकर किसी और के खेत में काम करते हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फैमिली के साथ अपने खेतों में वो काम कर रहे होते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। तो यानी कि अगर उन्हें खुद के भी फार्म पे काम करना है तो वो एज अ लेबरर्स ही काम कर रहे होते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो ऐसे छोटे किसानों को क्या करते हैं? हायर करते हैं, ताकि वो उनके फील्ड पे जाकर काम कर सके। क्योंकि मैंने आपको बताया स्मॉल फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड हुआ करता था पालमपुर में, जिनकी वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन करके वो पर्याप्त मात्रा में धन नहीं बना पाते थे, इनकम जनरेट नहीं कर पाते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। इसीलिए वो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स की तरफ जाते थे और उनके लैंड पे काम करके पैसा जनरेट करते थे। ठीक है, फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्म लेबरर्स जो होते थे या तो वो वैसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी, या फिर वैसे फार्मर्स होते थे जो क्या होते थे? बहुत कम लैंड होती थी। ठीक है, तो वो दूसरे किसानों की तरफ चले जाते थे जिनके पास ज़्यादा लैंड होता था। अनलाइक फार्मर्स,
फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। और जो फार्मर्स होते थे, ठीक है, जो खुद के खेत में काम करेंगे उनको तो हक होगा अपने प्रोडक्शन पे, अपने गुड्स पे, लेकिन दूसरे के खेत में जब जाकर काम करेंगे तो उनका क्रॉस पे उनका अधिकार नहीं होता। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस, उनको सैलरी या फिर वेजेस दी जाती थी बड़े बड़े किसानों से, और या कभी कभी उनको काइंड के रूप में क्या किया जाता था, पैसे दिए जाते थे। काइंड कहने का मतलब है पैसे ना देकर उन्हें जो वो चीज़ उगा रहे होते थे वही वो दे देते थे। उदाहरण के तौर पे अगर वो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्हें गेहूं दे दिया जाता था, थोड़ा बहुत, जितना उन्हें बताया जाता था कि अगर तुम इतना कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हें इतना गेहूं दिया जाएगा। तो कभी पैसे में चुकाया जाता था तो कभी कभी काइंड में चुकाया जाता था। समटाइम्स लेबरर गेट मीन्स ऑल्सो, है ना, कभी कभी उन्हें खाने के लिए भी दिया जाता था। बेसिकली मील्स का मतलब होता है भोजन, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे बातें हो रही हैं, है ना, मैंने इसीलिए जानबूझकर इस पिक को डाला है यहाँ पे। एनसीईआरटी में ये पिक आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे दो फार्मर्स के बीच में बातें हो रही है। बातें क्या हो रही है, एक है डाला और एक है रामकली, ठीक है। और अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, ठीक है, वो रहने वाले हैं उसी गांव के और वो पुअरेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखो डाला क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, बहुत मुश्किल से आजकल काम मिलता है। वनली द लार्ज फार्मर्स हायर्स अस, केवल बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वही हमें हायर करते हैं, हमें रोजगार देते हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए हमें काम दिया जाता है बड़े बड़े किसानों की तरफ से भी। तो डाला क्या कहती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, जो बड़े फार्मर है जिसका नाम घनश्याम है, उसने अभी अभी जस्ट हार्वेस्टर्स को क्या किया है, परचेज किया है, जिसका इस्तेमाल करके वो हार्वेस्ट कर सकता है अपने लैंड को। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। तो जो पहले किसानों की आवश्यकता पड़ती थी, जो गुड्स को, जो मतलब जो फूड ग्रेन्स है उसे हार्वेस्ट करने के लिए, अब उसने हार्वेस्टर परचेज कर लिया। एक तरीके से मशीनरी से क्या किया जा रहा है, लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मशीन आएगी तो लोगों को रिप्लेस किया जाएगा। तो अब वो क्या कह रही है, जो डाला है वो कह रही है अब तो पहले से और कम काम मिलेगा हमें। रामकली कह रही है, सॉरी, अब तो पहले से और भी कम मिलेगा हमें हार्वेस्टिंग के समय में, है ना। लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 मंथ्स, और वो बता रही है कि पिछले साल भी मैंने 5 महीने से कम का काम किया था, ठीक है। अब ये डाला क्या कहता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लफिंग, अब हमारे पास ट्रैक्टर्स आ गए हैं प्लफ करने के लिए, हार्वेस्टर्स आ गए हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेशर आ गए थ्रेशिंग करने के लिए, और इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स, और वीड को भी रिमूव करने के लिए, मतलब जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनके लिए भी फार्मर्स छिड़काव करते हैं दवाइयों का, ठीक है। अब मतलब कि सारा कुछ मशीनरी बेस्ड हो रहा है बेसिकली। अब तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है आने वाले दिनों में, ठीक है। आई ओ द लोकल मनी लेंडर 2000, और मैंने क्या कर रखा है कि 2000 रुपये लोन के तौर पे ले रखा है, मतलब मनी लेंडर से, ठीक है, जो हमें लोन के तौर पे देता है पैसे। आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल, और मैंने 1000 रुपये पिछले भी समर में लिया है, गर्मी के सीजन में, जब मेरे पास काम नहीं थे कुछ करने को। हाउ विल आई एवर रीपे, मैं किस तरीके से ऐसे हालत में उससे वापस लौटा पाऊंगा उन पैसों को, ठीक है, ये डाला बता रहा होता है। हाउ आई हार्डली अर्न इनफ फॉर स्क्वायर मील्स, मतलब कि मैं मतलब बहुत मुश्किल से अर्न कर पाता हूँ 2 समय की रोजी रोटी, ठीक है। तो ये डाला क्या, रामकली क्या कह रही है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, अब मुझे कोई और काम देखना पड़ेगा रायगंज में जहाँ पे ईंट की भट्टी लगी हुई है, ठीक है। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, मेरा सिचुएशन भी ज़्यादा बेटर नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेट, जो डेट का मतलब क्या होता है, लोन, देखो, और हम इसे ना डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, डेट पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान देना, बहुत लोग इसे गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, ये होता है डेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लोन, यानी कि कर्ज, ठीक है, यानी कि क्रेडिट। अब जिस तरीके से भी समझो इसको, सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है। ड्यू टू पास्ट डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, और जो कि मैंने पिछला लोन नहीं चुकाया है तो मनी लेंडर्स मुझे आगे भी लोन नहीं देंगे, वो भी मना कर देंगे, ऐसा वो रामकली बता रही होती है डाला को। तो इन दोनों के बीच में बातें चल रही है। तो आप समझ सकते हो दो किसान जो पुअरेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं वो किस तरह के मुश्किलों का सामना कर रहे हैं विलेज पालमपुर में, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटल, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लेबर के बारे में, अब जान रहे हैं कैपिटल के बारे में। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल,
बहुत सारे फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उन्हें पैसे बोरो करने पड़ते हैं, मतलब बोरो का मतलब लेना, पैसे लेने पड़ते हैं ताकि वो कैपिटल को अरेंज कर सके। मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, वो किससे लेंगे पैसे? वो लार्ज फार्मर से लेंगे, बड़े किसान से लेंगे, या फिर मनी लेंडर से लेंगे जो लोन देते हैं बेसिकली। और द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का मतलब क्या होते हैं? बिजनेसमैन हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो क्या करते हैं? तमाम तरह की चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं जो कल्टीवेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप कुदारी समझ सकते हो, हल समझ सकते हो बेसिकली, है ना, जो जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है इरिगेशन और कल्टीवेशन करने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, और जो इनसे चार्ज किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी फार्मर ने क्या किया, मनी लेंडर से या बड़े किसानों से 100 रुपये उधार के तौर पे ले लिए, ठीक है। तो अब मनी लेंडर क्या कहेगा? हम आपसे 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे अगले महीने। अब कहने का मतलब है कि 100 के बदले उस छोटे किसान को 150 रुपये चुकाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से उनसे पैसे लिए जाते थे, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, इसके कारण से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता था अगर वो लोन को रिपे नहीं कर पाते थे। और इसीलिए आप देखते हो क्या कि भारत में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि उनको बैंकों के द्वारा उस तरीके से लोन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। इसका फ़ायदा उठा के जब छोटे किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इन किसानों से मदद लेते हैं, और ये किसान उनसे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जब वो छोटे किसान उनका पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें मजबूरन आत्महत्या करना पड़ता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। लेकिन अगर मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स की होती है तो उनके पास खुद की सेविंग होती है, वो पैसे को सेव करके रखते हैं। एंड दे आर दस एबल टू अरेंज कैपिटल फॉर द नीडेड, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की, फिक्स्ड या फिर वर्किंग कैपिटल की, तो वो बहुत आसानी से अरेंज कर लेते हैं खुद के लिए, क्योंकि उनके पास सेविंग मौजूद होती है अपने इनकम के हिस्से में से, है ना। चलिए 7th पॉइंट क्या है? सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो सरप्लस यानी कि जो आपका कंजम्पशन के बाद जो चीज़ बचा रह गया, वो हिस्सा क्या करते हो? मार्केट में सेल करते हो और फिर फर्दर इनकम जनरेट करते हो। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। अब मान लो कि वीट को हार्वेस्ट कर लिया गया, प्रोडक्शन सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने लैंड का इस्तेमाल किया, लेबर का इस्तेमाल किया, कैपिटल का इस्तेमाल किया एंड एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल किया बेसिकली, है ना। ह्यूमन कैपिटल का आपने इस्तेमाल कर लिया, और इसके इस्तेमाल करके चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके आपने प्रोडक्शन कर लिया है फाइनली वीट का, ठीक है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब फार्मर्स क्या करेंगे वीट के साथ में? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। वो कुछ हिस्सा रखेंगे अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए, और जो बचा हिस्सा रहेगा उसे मार्केट में सेल कर देंगे ताकि वो फर्दर पैसे जनरेट कर सके। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, एंड फ्रॉम दिस इज अ सब्सटैंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। अब एक बात को समझो, जो यहाँ पे सविता और गोविंद के जो बच्चे हैं उनके पास बहुत कम बचा है सरप्लस अपने कंजम्पशन करने के बाद, तो वो क्या करेंगे? वो बाद के लिए खुद के लिए ही बचा कर रख देते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगा। उनके पास उतना ज़्यादा सरप्लस नहीं होता कि वो मार्केट में सेल करके पैसे जनरेट कर सके। लेकिन उसी के उलट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास अच्छा खासा सरप्लस बच जाता है, जिससे वो मार्केट में सेल करके फर्दर इनकम जनरेट कर पाते हैं, है ना। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाई द वीट एंड सेल इट टू फर्दर शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। और फिर उन बड़े किसानों से जो ट्रेडर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा वीट को परचेज करते हैं और फिर वो ट्रेडर्स जाकर सारे शॉपकीपर्स को सेल कर देते हैं, चाहे वो होलसेलर्स को सेल करे या फिर वहाँ से रिटेलर के पास जाता है। तो वो क्या होता है? वो चेन सिस्टम चलता है बेसिकली। लेकिन वो किन के बीच में चलता है? वो चलता है आपके जो बड़े किसान होते हैं। छोटे किसान के पास उतना सरप्लस बचता ही नहीं है कि वो ऐसा काम कर सके। तेजपाल सिंह, अब देखो यहाँ पे तेजपाल सिंह कौन है? वो एक लार्ज फार्मर है, वो एक बड़ा किसान है जिसके पास बड़ी लैंड है। वो क्या करता है? उसके पास सेविंग है, वो अपने इनकम का बहुत सारा हिस्सा बचा लेता है ना। हैड अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट। उसके पास सरप्लस बच गया है 350 क्विंटल वीट का, ठीक है। ऑफ ऑल हिज लैंड्स ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट। वो अपना एक्स्ट्रा वीट को क्या करता है? रायगंज मार्केट में सेल कर देता है और अच्छा खासा अर्निंग को वो जनरेट करता है। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग? अब वो अपने अर्निंग अपने इनकम से वो क्या करेगा? लास्ट ईयर तेजपाल ने क्या किया था? हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट।
जो उसकी इनकम हुई थी, एक्स्ट्रा इनकम, उसने बैंक अकाउंट में डाल दिया था। और बाद में उसने क्या किया, लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स, और बाद में उसने छोटे छोटे किसानों को पैसा लेंड करना शुरू किया ताकि वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सके, 100 रुपये दे के उनसे 150 रुपये कमा सके, है ना, जैसे कि सविता जैसे लोग को who were in need of a loan. He also used the saving to arrange for the working capital. जैसा मैंने आपको बताया, अपने बिजनेस को रन करने के लिए उसे डे टू डे जो पैसे खर्च करने पड़ते थे उसे हमने वर्किंग कैपिटल कहा है। तो उस पैसे को भी, एक्सपेंस को निकालने के लिए वो क्या करता था, अपने सेविंग का इस्तेमाल करता था, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सीजन। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर। और इस साल क्या किया है तेजपाल सिंह ने, एक और प्लान बनाया है कि मैं एक अगला ट्रैक्टर भी परचेज करने वाला हूँ। उसके पास ऑब्वियस सी बात है, अच्छा खासा सरप्लस हो रहा है, वो मार्केट में सेल कर रहा है, वो ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर रहा है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को परचेज भी कर सकता है। और ट्रैक्टर परचेज करने का मतलब वो फिक्स्ड एसेट को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल को वो अपने अकाउंट में और ज़्यादा ऐड कर रहा है, अपने एसेट में, अपने धन में। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, उसका फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा पहले से। एक ट्रैक्टर से एक और ट्रैक्टर हो गया, यानी कि 2 हो गए, है ना। चलिए, like Tejpal Singh, the other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earning is saved and kept for buying capital for next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming for their own savings. इसी तरीके से जो बड़े बड़े किसान होते हैं अपने सेविंग का इस्तेमाल करके उन सारे चीज़ों को अरेंज कर पाते हैं आसानी से, जिनका इस्तेमाल करके वो फर्दर प्रोडक्शन कर पाते हैं, और ये ऑप्शन छोटे किसानों के पास नहीं होता। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाई कैटल। कुछ किसान तो वैसे होते हैं जो कैटल्स खरीदते हैं ना, भेड़ बकरियां का तादाद बढ़ा देंगे, वो ट्रक परचेज करेंगे, नए नए दुकान खोलेंगे, एंड वी शैल सी दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और इस कारण से हमें देखने को मिलता है क्या, अभी तक हम फार्म एक्टिविटीज़ देख रहे थे, और ये सारी जो चीज़ें होती है इस कारण से हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब देखो भारत में इसमें बहुत सारे लोग इंडल्ज हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, जो डेयरी होता है, मिल्क प्रोडक्शन, बेसिकली जो लोग सिलाई का काम कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों का काम कर रहे होते हैं, बेसिकली वो सारा कुछ आपका नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या है, ओनली 25%। क्यों? क्योंकि हमें पता है 75% लोग क्या थे, वो तो खेती बाड़ी में इंडल्ज थे ना, तो 25% जो लोग हैं वो क्या करते हैं काम, वो एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी चीज़ों में क्या है, वो इंगेज है, जैसे कि आपका डेयरी हो गया, जैसा मैंने आपको बताया। दी अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटीज़ मेनी फैमिलीज इन द पालमपुर, पीपल फीड देयर बेफेलोज, लोग अपने गाय भैंसों को चारा खिलाते हैं, ठीक है, ऑफ द वेरियस ग्रास ऑफ ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में होती है ज्वार एंड बाजरा, उसे फीड करते हैं अपने कैटल्स को। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और रायगंज में वो दूध वो देती है, बेसिकली उन दूध को सेल किया जाता है बड़े बड़े विलेजेस में। 2 traders फ्रॉम द शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। और 2 बिजनेसमैन मिलकर क्या किया है, उन्होंने शाहपुर टाउन में क्या किया है, सेटअप किया है एक कलेक्शन चिलिंग सेंटर, जहाँ पे आप क्या करते हो, पहले पालमपुर से दूध वहाँ पे आता है और फिर फर्दर वहाँ से दूसरे दूसरे टाउन्स या सिटीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द पालमपुर। अब देखो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अभी की तुलना में अगर देखा जाए, अगर हाइपोथेटिकली सोचोगे तो अभी क्या हो रहा है, 50 से भी कम व्यक्ति हैं वो इंगेज्ड है किस काम में, मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में, जहाँ पे किसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। जो बड़े बड़े शहर में देखते होंगे कि बहुत बहुत लार्ज तादाद में मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा होता है, वैसा काम पालमपुर में देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे बहुत छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक से,
दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम। लोग घर पे ही सेटअप कर लेते हैं वैसे कामों को, जैसा मैंने आपको बताया सिलाई वगैरह का काम या फिर डेयरी का प्रोडक्शन वगैरह वाला काम हुआ, है ना। इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, फैमिली वाले लोग ही खुद काम कर रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें फैमिली लेबर कहा गया है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लेबरर्स को हायर किया जा रहा है पालमपुर में, ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग खुद ही घर में सेटअप कर रहे होते हैं और खुद ही लेबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दी शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या, बिजनेस, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आर नॉट मेनी इन पालमपुर, और जो बिजनेसेस भी है वो बहुत कम है पालमपुर में, ज़्यादा नहीं है। दी ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, और ट्रेडर्स कौन कौन है पालमपुर में, वो शॉपकीपर है जो बहुत तरह के गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं होलसेल मार्केट से और बेच देते हैं उन्हें विलेज में। बात समझ में आ रही है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कुछ जनरल स्टोर्स होंगे जो गेहूं, चावल, चीनी, चाय पत्ती वगैरह चीज़ वो क्या करते हैं, बेचते हैं। वैसे ही शॉपकीपर्स वहाँ पे भी पालमपुर में आपको देखने को मिलेंगे। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल ई टेबल्स। अब देखोगे जिनके जो दुकान है, जो घर है, वो बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली छोटे छोटे स्टॉल डाल देते हैं। और आप देखोगे कभी कोई फल बेच रहा है, कोई झाल मुड़ी बेच रहा होता है, कोई तरह तरह की चीज़ों को बेच रहा होता है जो खाने वाली चीज़ें होती है, जिसे हम लोग ई टेबल्स कह रहे हैं। क्योंकि जितने भी यात्रीगण होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से चीज़ों को परचेज करते हैं और वो फर्दर उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट अभी के समय में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग सेंटर है हमारे नेशन में, ठीक है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, वेराइटी ऑफ व्हीकल्स चल रहे थे पालमपुर में, जैसे कि रिक्शा वाला है, टोंगा वाला है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एक्सेट्रा। ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट एंड बोगी आर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दे फेरी पीपल, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुँचाना, है ना, एंड इन रिटर्न दे गेट पेड फॉर इट, और बदले में उन्हें पैसे दी जाती थी। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स में, ठीक है। चलो, अब हमने टॉपिक को पढ़ लिया, अब हम आ गए इसके फाइनल समरी पे, है ना। 1 घंटे के अंतराल में हमने टॉपिक को एंड किया और मैंने एनसीईआरटी के वो तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताया है जो आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी हद तक मदद करेगी, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप काफ़ी हद तक समझ भी पाए होंगे। लेकिन अगर मैं इन सारे इंटायर टॉपिक को समराइज करने की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बातें क्या कही गई है, और ये समरी भी आपकी एनसीईआरटी बुक की ही है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डिकोड कर सको। यहाँ पे देखिए, फार्मिंग क्या था, मेन एक्टिविटी था आपके विलेज में, पालमपुर में, और ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। हमने देखा है ट्रेडिशनल से कैसे मॉडर्न प्रैक्टिस होना शुरू हो गया HYV सीड्स की मदद से। दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, HYV सीड्स की वजह से वो पहले की तुलना में ज़्यादा वो क्रॉप्स का मतलब कि प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया फिक्स्ड लैंड के ऊपर में। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन को रेज करने के चक्कर में जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो गई, है ना। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच ऑफ द कैपिटल। जो न्यू मेथड आया वो हमें लैंड तो कम यूज़ करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा पानी, ज़्यादा बिजली, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़नी शुरू हो गई, ठीक है। और वो केवल लार्ज फार्मर्स ही अफोर्ड कर पाते थे, छोटे मोटे फार्मर्स से अफोर्ड कर भी नहीं पाते थे उन चीज़ों को, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे, बड़े बड़े किसानों के लैंड पे जाकर खेती बाड़ी कर रहे होते थे, काम कर रहे होते थे, जिनके बदले उन्हें पैसे दिए जाते थे या फिर काइंड के रूप में दिया जाता था। काइंड का रूप कहने का मतलब वही प्रोडक्शन जो किया है उन्होंने बेसिकली उसका ही कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। और छोटे किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था डेट को चुकाने का, यानी कि क्रेडिट को चुकाने का। जो मनी लेंडर से वो क्रेडिट लिया करते थे और बदले में उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसे को चुकाना पड़ता था, ठीक है। चलिए, सम लेबर्स इंटर्ड इन द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज, और कुछ फार्मर्स में से क्या करते थे, नॉन फार्म सेक्टर में चले जाते थे, बेसिकली फार्मिंग सेक्टर को छोड़कर, ठीक है। लेकिन उनकी तादाद भी बहुत कम देखने को मिली है हमें, महज 25%, है ना। और उसके अलावा आप देखोगे क्या,
वहाँ पे जो भी किसान होते थे बड़े बड़े, उनके पास बहुत सारा सरप्लस होता था जिसे बेच के वो फर्दर अर्निंग कर पाते थे। लेकिन छोटे किसानों के पास वैसा ऑप्शन नहीं होता था कि वो अपने सरप्लस को सेल करके क्या कर सके, फर्दर अर्निंग कर सके। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या, कि लोगों को, वैसे किसानों को लोन जो है वो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को पहले से ज़्यादा बेहतर कर सके। क्योंकि अगर वो मनी लेंडर के चक्कर में रहेंगे तो इसी तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा और किसान आत्महत्या करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? हमने इस टॉपिक से यही जानकारी ली है कि एक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होने के लिए आपको किस किस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और आपके लिए जो सबसे मेन पॉइंट था वो क्या था, आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गई? अब देखो, हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। अब आपने जो कि इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है, तो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कहीं से भी टफ नहीं लगने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू अग्री? हमें अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाना है तो हमें पहले से ज़्यादा इनपुट्स लगेंगे। इनपुट्स यानी कि हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा लगेगा, हमें वाटर की सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हमें HYV सीड्स का इस्तेमाल करना है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता था वो बहुत कम डिमांड करता था हमसे फर्टिलाइजर, जो हम वहाँ पे काऊ डंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, कम पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, हमें ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है, ख़राब होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? किस तरीके से बिजली का वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना किसानों को हेल्प किया? तो पहले लोग क्या कर रहे थे, वो व्हील्स का इस्तेमाल कर रहे थे, पर्शियन व्हील्स का। ठीक है, जिस कारण से एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी किसानों की। लेकिन जैसे ही बिजली की अवेलेबिलिटी होती है उस जगह पे, उस गाँव में, किसानों की भी क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और पहले की तुलना में वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पा रहे होते हैं अपने लैंड के ऊपर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? क्या ये इंपॉर्टेंट है लैंड एरिया को बढ़ाना इरिगेशन का? तो देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। इंडिया को, जैसा मैंने आपको बताया, क्या है, वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एंड नियरली 2/3 ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग। और लगभग 2/3 जो लोग हैं वो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं बेसिकली। बट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। लेकिन अभी भी 40% से कम लैंड क्या है, इरीगेटेड है। इसीलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो वेस्ट लैंड के तौर पे पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो उसे कल्टीवेटेड लैंड एरिया के अंतर्गत लाया जाए, ताकि वैसे किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके इनकम को जनरेट कर सके और अपने लाइवलीहुड को पहले की तुलना में बेहतर कर सके। तभी भारत जाकर अपने सेल्फ एफिशिएंसी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, अगर भारत को लिटरली आत्मनिर्भर बनना है तो इन सारे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोशिश करना पड़ेगा कि वैसे छोटे किसानों को, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है, जिसके ऊपर कल्टीवेशन करके वो उतने अमाउंट में इनकम जनरेट नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उन्हें दूसरे के लैंड पे जाके काम करना पड़ता है और उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं, उनके ऊपर लोन की जो आवश्यकता पड़ती है और लोन ना चुका पाने पे उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इन सारे चीज़ों में कटौती आए, तभी जाकर भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है। ठीक है। वाई आर द वेजेस फ्रॉम फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस? अब एक बात को समझो, जो वेजेस है फार्म लेबरर्स के पालमपुर में, वो मिनिमम वेज से भी कम है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो जो मान लेते हैं कि मैंने सेट कर दिया है 100 रुपये पर दिन दूंगा किसी किसानों को, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो क्या, लोग 50 रुपये पे भी काम कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि इतना ज़्यादा वहाँ पे गरीबी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लेबर बहुत सस्ते में अवेलेबल है। और जब भी आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स एक बेसिक चीज़ है और आप भी ये समझ पाओगे, भले आप इकोनॉमिक्स कभी पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो। अगर मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बल्क में अवेलेबल है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जो किसान है, वो इतना ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पे भरे पड़े हैं कि लोग काम करने को तैयार है कि किसी भी तरीके से वो काम करें, उनके पास कुछ पैसे आए, जिसके कारण से वो अपने लाइवलीहुड को चला सके। सिमिलरली जो मिनिमम वेज 100 रुपये का भी तय किया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है लोगों में, लोग चाहते हैं बड़े बड़े जो किसान हैं वो कम में ही उनसे खटवाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी कारण से आप देखोगे क्या, 100 रुपये की जगह वो 50-60 रुपये में ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और गरीबी बहुत ज़्यादा है बेसिकली।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन। अब सेम पीस ऑफ लैंड पे आपको डिफरेंट तरह का जो प्रोडक्शन करना है, आप क्या करोगे, पहला तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे, एक लैंड पे अलग अलग सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को आप उगाओगे। जैसे आप देखे थे पालमपुर में एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो लोग उगाते ही थे, बाजरा और ज्वार, ठीक है। और थर्ड के तौर पे वो पोटैटो का भी उगाते थे वो, है ना, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में। और नेक्स्ट आपका हो गया मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करोगे, जो आप देख रहे थे लगभग 2.5 से 3 गुना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी गेहूं की, है ना, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और आप एक बात को याद रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो MS स्वामीनाथन, है ना, 1960s में आई थी ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द वर्क फॉर अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर किसी किसान के पास 1 ही हेक्टेयर ऑफ लैंड है, इसका मतलब क्या है, वो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, और वो अपने खेत में खुद ही काम करेंगे लेबर के तौर पे, और फिर भी वो उतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते, तो उन्हें बड़े किसान या फिर मीडियम किसान के यहाँ जाकर काम करना पड़ता है। और उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं, और पैसे नहीं चुका पाने में उनके ऊपर डेट का प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। आपने जैसा कि देखा, उनके पास इतना ज़्यादा सरप्लस होता है, उस सरप्लस को बेच के वो इनकम जनरेट करते हैं, उनके पास सेविंग जमा होती है, और उस सेविंग का वो इस्तेमाल करके कभी वो फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ा रहे होते हैं, या फिर कभी वो नई नई चीज़ों में क्या कर रहे होते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस कारण से क्या करते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने लाइवलीहुड को चला पाते हैं बेसिकली, है ना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स की तकलीफ को भी आपने जाना, और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के फायदे को भी आपने समझा है। आंसर सारा कुछ मेंशन है आपके स्क्रीन पे, आप इसको डिटेल्ड वे में अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने ओन वर्ड में भी इन सारे चीज़ों को लिख सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सारे क्वेश्चन का जवाब ओन वर्ड में ही दीजिए, बस इन आंसर को एज अ रेफरेंस के तौर पे ही लो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को गाँव में स्टार्ट किया जाए। जैसा हमने देखा, महज 25% ही लोग क्या कर रहे थे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो देखो, उसके लिए बैंकों को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना पड़ेगा, ताकि वो खुद का बिजनेस को सेटअप कर सके। गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे स्कीम्स लाने पड़ेंगे जो डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाए वैसे स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए वैसे लोगों को जो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए अपने कामों में, है ना। उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन अच्छा हो, उनका जो शहर से कनेक्टिविटी हो गाँव का वो अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो गाँव में, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने टॉपिक को काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ा, समझा, और आपने अपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको टॉपिक को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। NCERT के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी अवेलेबल हैं स्लाइड में, ठीक है। और ये सारे लेक्चर्स को अगर आप एक बार फिर से देखोगे तो आप सारे पॉइंटर्स को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में आपको सारे टॉपिक्स के लेक्चर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।